हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 24 का पेपर। पेपर है MPH 002 और MPH 003। लेकिन आज हम MPH 002 ही करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। जून में जो पेपर हुआ था उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स 1 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये दोनों पेपर कंबाइंड थे। और इस बार भी ऐसा ही होगा। पेपर 3 आवर्स के होंगे, 3 आवर्स के ही होंगे, और 1.5 आवर फॉर ईच पेपर। पेपर कंबाइंड होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों होंगे। पेपर देख लो आप। तो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के पेपर हैं MPH 002। देन अब इसमें देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। देखो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई एक पार्ट करना है आपको। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी देखो एक ही क्वेश्चन करना है, 2 में से कोई एक करना है आपको। तो हर बार हर क्वेश्चंस में एक ऑप्शनल क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वन पार्ट, ए कर लो या फिर बी कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, इसमें भी 2 पार्ट है, अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट। तो ये 5 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो ये हो गया 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये 10 मार्क्स का है। इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो कोई एक ही करना है 10 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स का एक पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स, और 25 मार्क्स का दूसरा पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। टोटल 50 मार्क्स के पेपर होंगे ये। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि खुद से डिसाइड करना है कि कौन कौन सा टॉपिक हम कर सकते हैं इजीली, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो पास होना है। तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजी लेकर के आए आपके लिए, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए, श्योर पास कर जाएंगे। तो देखो, आज मैं ये पेपर पहले सॉल्व कर दूं। एक लेक्चर में, एक दिन में तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। क्लासिकल मैकेनिक्स MPH 002 और MPH 003 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दोनों एक ही पेपर में होगा। और 25 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स होंगे 50। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ भी, इधर भी इधर भी अलग से लिखा हुआ है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ ठीक से, अच्छे से विजिबल हो क्वेश्चन सारे। तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। अभी सिस्टमेटिकली अगर हम टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी उसे छोड़ दें आप, क्योंकि इस बार जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना है दिसंबर में, उनके लिए बेटर यही होगा कि सिलेक्टिव स्टडी कर लें। तो मैंने अभी कहा था, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है उसे आप फॉलो करें। 100% आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m slides down a fixed inclined plane without friction. The inclined plane makes an angle theta
with the horizontal. Calculate the acceleration of the block and its position as a function of time. यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो क्या करा है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और उस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो पहले हम एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर ले और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है कितना, तो थीटा एंगल। क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये है इंक्लाइन प्लेन और एंगल, ये एंगल आ गया थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक, ब्लॉक हम यूं ड्रॉ कर दें। अब इस ब्लॉक पे पहले जो फोर्स एक्ट होगा वो हम देख लें। तो ब्लॉक का मास जो है वो दिया हुआ है m, स्मॉल m। मास ऑफ ब्लॉक यहाँ लिख देते हैं स्मॉल m। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कुछ इस तरह लिख रहे हैं एफ जी, जी फॉर ग्रेविटी। दिया गया वेक्टर एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स का क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं वेक्टर एन। करेक्ट है, क्लियर है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ जी क्या लिखते हो, एम जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखेंगे कुछ इस तरह। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, यहाँ पर एफ जी मैंने लिखा है और ये होता क्या है ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। अगर हम कहें एफ जी, तो एफ जी क्या होता है, एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इस फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट ले लेंगे हम नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो हम लेंगे पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। तो ये कंपोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। इसे लिख लीजिए एम जी साइन थीटा। ये तो हम समझते ही हैं, आप समझते ही होंगे। तो दो कंपोनेंट हम दिखा दिए डायग्राम में। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया यहां तक। अब हम बात करेंगे कि पहले अब इसको इसे लिखोगे कैसे। तो पहले फोर्सेस लिख लो, जो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। फोर्सेस acting on the block, forces acting on the block are तो क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर एफ जी जो मैंने लिखा है इक्वल्स टू, अब इसके दो कंपोनेंट हैं। यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन प्लेन एक ड्रॉ कर दें और दूसरा एक्सिस से ये, तो ये इसे हम y एक्सिस मान लेते हैं और ये आ गया x एक्सिस। तो
आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हो, इधर हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, तो आई कैप। तो अब वेक्टर एफ जी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह, एम जी साइन थीटा, अब देखो एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन दिखा रखे हैं हम डायग्राम में, ये क्या हो जाएगा, आई कैप। और जो एम जी कॉस थीटा की बात करें तो वाई एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये वाला कंपोनेंट, माइनस जे कैप लेंगे ना, तो ये आ जाएगा नेगेटिव कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन पहले लिख दिए हम, ये आ गया। तो एक तो ये फोर्स आ गया, दूसरा कौन सा फोर्स है, एंड सेकंड मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन, वेक्टर एन, तो ये आ गया द नॉर्मल फोर्स, द नॉर्मल फोर्स। तो वेक्टर एन की डायरेक्शन किधर है, along y डायरेक्शन, तो वेक्टर n को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वेक्टर n इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड n ले लेते हैं, j कैप। एग्जाम में आंसर लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरह लिखना है, तो एन जे कैप, क्लियर। ये जो मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ड्रॉ किया है डायग्राम में दिखा रखा है, उसी के हिसाब से लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। मैं लिख रहा हूं यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन इन फिगर। कोऑर्डिनेट सिस्टम shown in the above figure। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, राइटिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर द सिस्टम इन द कंपोनेंट फॉर्म, ओके, वी हैव, तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ये एम जी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पेन जरा चेंज कर लूं, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, एक्स डबल डॉट्स, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
तो ये आ गया एम एक्स डबल डॉट्स, ये हो गया मास इंटू एक्सलरेशन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ये तो हमें पता ही है ना। और यहाँ पे सेकंड पार्ट मैंने टाइप कर रखा है पहले से, पहले मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, स्पेस बना लूँ पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स की। तो एफ वाई, वाई कंपोनेंट जो फोर्स का है वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा, डबल डॉट्स ऑफ वाई। क्लियर है। इक्वल्स टू, अब देखो कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। एक तो है एन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, दूसरा है एम जी कॉस थीटा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स एन कैप क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा एन माइनस एम जी कॉस थीटा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। क्लियर। तो ये जो आया, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है। और अगर वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है तो वाई डायरेक्शन में फोर्स भी जीरो है, मतलब वाई डबल डॉट जीरो है तो एफ वाई भी जीरो है। तो इसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस देयर इज नो मोशन, देयर इज नो मोशन along the y direction, along the y direction we get acceleration along y direction zero, y double dots zero, and hence इसलिए y डायरेक्शन में नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। एफ वाई भी जीरो आ गया। क्लियर है। तो अब बचा क्या फिर तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा ना फोर्स का। तो पहले एफ वाई जो हम इक्वेशन फर्स्ट मैंने मैंने जो मैंने इक्वेशन लिखा है, देखो ये इक्वेशन, तो यहाँ पे ये जो है एफ वाई इक्वल टू एन माइनस एम जी कॉस थीटा, इसे पहले जीरो पुट करें और नॉर्मल रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू लिख लें। तो बाय यूजिंग इक्वेशन वन, एंड नहीं, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get n माइनस एफ वाई तो जीरो है ना, एफ वाई की प्लेस पे जीरो पुट कर दे, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। देखो इक्वेशन फर्स्ट में एफ वाई की वैल्यू क्या पुट करना है, हमें जीरो पुट करना है। तो ये आ गया। तो फाइनली एन इक्वल टू क्या आ गया, तो एन आ गया एम जी कॉस थीटा।
ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। तो अब हम आगे चेक करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। 10 the acceleration of the block is the acceleration of the block is x double dots equal to fx upon m, और fx, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो। इस इक्वेशन से fx क्या है? mx डबल डॉट, तो x डबल डॉट क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय मास, तो x fx बाय m। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ो। fx और fx कितना है? तो ये है mg साइन थीटा, mm कैंसिल, तो फाइनली ये आ गया g साइन थीटा। तो आंसर आ गया हमारा एक्सेलरेशन g साइन थीटा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ g साइन थीटा ही होगा ना, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो एक पार्ट का आंसर हमें मिल गया, वो है जी साइन थीटा। अब इसमें एक चीज और पूछा गया था आपसे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन की यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन की। इधर सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। देयरफॉर अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? पोजीशन मिल जाएगा। देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व we have to solve the ODE का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ODE in equation 1, which is, इसे इक्वेशन 2 लिख लो,
क्योंकि जो रिजल्ट आया है ना, ये जो हमारा रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया है, इसे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है पोजीशन निकालने के लिए। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 which is x डबल डॉट्स का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट g sin थीटा। ओके, अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। यहां मैं लिख देता हूं, बाय इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट x डॉट, ये आ जाएगा g sin थीटा t प्लस वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड अगेन एक बार फिर इंटीग्रेट करोगे तो x निकल जाएगा पोजीशन। अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट x। अब g sin थीटा, तो g sin थीटा ही रहेगा, कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, और वी नॉट हो जाएगा वी नॉट टी प्लस एक्स नॉट है इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का, ब्लॉक का, मतलब टी जीरो पे, ऐसा मान ली। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, इस ये लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर वी नॉट एंड एक्स नॉट आर constraints are constraints to be determined from, to be determined from the initial conditions, from the initial conditions। अब at t इक्वल टू जीरो, जीरो टाइम पे मोशन स्टार्ट हुआ, मतलब काउंटिंग उसी समय टाइम करेंगे जब स्टार्ट होगा, तो उस समय टी जीरो पे पार्टिकल रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, एक्स डॉट वेलोसिटी हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वी नॉट, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसे समझो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में
एक्स डॉट की वैल्यू 0 पुट कर दो t0 पे, ठीक है। तो अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 जी साइन थीटा, ये जी फिर से लिख दे रहे हैं, जी साइन थीटा इंटू टी, मतलब उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस वी नॉट। तो इसे सॉल्व करोगे तो वी नॉट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एंड x इक्वल टू 0, t0 पे x भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो अगर हम x को 0 पुट कर दें तो x नॉट क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब अगर हम बात करें दूसरे इक्वेशन की, इस इक्वेशन की अगर बात करें हम, तो इस इक्वेशन में हम x नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इनिशियल कंडीशन लगाओ, t0 पे क्या था, तो t0 पे कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना था, तो ये हो गया 0, और ये क्या गया, g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस वी नॉट, टी फिर से 0 प्लस एक्स नॉट। तो एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही लिखना है, मैंने रफ वर्क किया है सिर्फ समझाने के लिए। ये चीज ये जो है ना, ये डायरेक्ट ही लिखना है हमें यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके और वैल्यू लिख देंगे। अगर आप लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। सो एक्स इक्वल्स टू, हमें निकालना था पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर हम वैल्यू पुट करें, अब इसमें वैल्यू पुट करो एक्स नॉट का, वी नॉट का, तो वी नॉट भी 0 है, एक्स नॉट भी 0 है। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया फाइनल आंसर। तो दूसरा पार्ट ये था, दोनों पार्ट निकल गया। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना तो लिखना ही पड़ेगा, और मैं तो पूरा आंसर मुझे लिखना है, समझाना भी है, तो इसलिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा मुझे, ठीक है। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे फाइनल आंसर दोनों एक साथ लिख देते हैं। क्या क्या निकालना था हमें, तो हमें निकालना था एक्सीलरेशन। फर्स्ट पार्ट था क्या था, एक्सीलरेशन निकालने को कहा गया था। जो फाइनल आंसर है उसमें फर्स्ट पार्ट कहा गया एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन होगा एक्स डबल डॉट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन आएगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन, जो कि था क्या, जी साइन थीटा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का पूछा गया था आपसे, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आया x इक्वल्स टू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट।
मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट करना था, दो में से कोई एक पार्ट करना था, ए या बी। हमने ए सॉल्व कर दिया 5 मार्क्स के लिए। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, पार्ट बी की बात करेंगे। तो पार्ट बी करते हैं। अब पार्ट बी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स for 3-point masses connected by rigid rods of length L capital. What are holonomic and non-holonomic constraints? ये सवाल है। तो अब इसका मैं आंसर लिख रहा हूं। पहले तो हमें कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स रिलेशन बनाने हैं तीनों पार्टिकल्स के लिए। तो फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। ये एक एक्सिस ले लिए, दूसरा ले लो आप एक एक्सिस ये ले लो, और थर्ड अब आएगा यहाँ पे पार्टिकल। पार्टिकल्स हैं 3 पार्टिकल हैं, 3 पॉइंट मासेस हैं। तो पार्टिकल्स को दिखाना है डायग्राम में। एक पार्टिकल फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं। एक पार्टिकल यहाँ दिखा देते हैं। तो देखो 3 पार्टिकल, एक पार्टिकल ये रहा मान लो, एक पार्टिकल यहाँ रहा मान लो, एक पॉइंट मास यहाँ रहा मान लो। मासेस हैं कितने कितने, तो मासेस हैं, अब पॉइंट मास मास दिया तो है नहीं, हाँ एक चीज दिया है लेंथ। तो दो मास के बीच, मतलब ये कह रहा है कि मासेस कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड्स। ये 3 रॉड आपको दिख रहे हैं, और रॉड की जो लेंथ है वो कितना है, एल। रॉड की लेंथ है एल। क्लियर। अब इसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, इसे आप मान लें एक्स एक्सिस, ये ले लेते हैं हम जेड एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। अब फर्स्ट मान लो ये, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, कॉमा y1, कॉमा z1। इस पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट्स ले लो x2, कॉमा y2, कॉमा z2। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ले लो x3, कॉमा y3, कॉमा z3। ओके। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेंगे। मैंने मान लिया पोजीशंस जो है तीनों मासेस का, पॉइंट मासेस का, और उसका कोऑर्डिनेट्स भी हमने दिखा दिया x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। और ये तीनों मास
एक रिजिड रॉड से, मतलब तीन डिफरेंट रिजिड रॉड से दो दो मास कनेक्टेड अटैच्ड है। ओके, तो यहां लिख लेते हैं, लेट द पोजिशंस ऑफ द 3 पॉइंट masses, the positions of 3 point masses, 3 point masses be represented by coordinates x1, y1, z1, x2, y2, z2, and x3, y3, z3. If three masses are connected by rigid rods of length L, ओके, तो अगर हम ये एल लेंथ निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? देखो, कोऑर्डिनेट में आप पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो दो पॉइंट मास है, एक ये और एक ये, इसके बीच कितना होगा डिस्टेंस, तो वो तो हमें पता है एल है, जो रिजिड रॉड की जो लेंथ मैंने लिया हुआ है। तो एल होगा क्या? एल क्या होगा? द कंस्ट्रेंट्स आर, द कंस्ट्रेंट्स आर, तो एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अगर इसे हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एक निकल गया, इसी तरह बाकी सब भी लिख लेंगे सिमिलरली। एक ये बन गया कंस्टेंट हमारा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? दूसरा हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, इस पेयर के लिए देख लो क्या होगा। इस पेयर के लिए क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2 होल स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे सिमिलरली ये आ जाएगा वो x2 नो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये आ गया दूसरा। थर्ड कंस्टेंट रिलेशन क्या बनेगा? फिर आते हैं डायग्राम पे। ये बनेगा, देखो ये बनेगा ये, देख रहे हैं x3 माइनस x1 y3 माइनस y1। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे। और ये जरूरी नहीं कि y3 माइनस y1 ही लिखो, y1 माइनस y3 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायरिंग है तो दोनों सही हो जाएंगे। x2 माइनस x3 भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x3 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। और x3 माइनस x1 भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। y2 सॉरी y1 माइनस y3 ले लेते हैं होल स्क्वायर, z1 माइनस z3 लिख लीजिए होल स्क्वायर। और उल्टा भी लिख सकते हो, z3 माइनस z1 भी लिख सकते हो, y3 माइनस y1 भी लिख सकते हो, x3 माइनस x1 भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये आ गया कंप्लीट। तो ये तीन रिलेशन बनेंगे, तीनों के लिए दो दो का पेयर, तीनों रॉड के लिए करेक्ट है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसमें एक पार्ट और है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दो पार्ट था। एक तो ये पार्ट था कि आप कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस लिखिए। दूसरा पार्ट था व्हाट आर होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, इसके बारे में भी बताना था। ठीक है, तो क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, काम की बात ही लिखेंगे। तो पहले हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। होलोनोमिक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स पहली बात, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलिटी। मतलब होलोनोमिक कंस्ट्रेंट जो है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, इट इज
expressed as an equality. Okay. Second point, may obtain time explicitity. May obtain time explicitity. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, does not depend on the does not depend on the velocity of the particles. ओके, ये जो मैंने लिखा है ना टाइम एक्सप्लिसिटी, इसका मतलब होता है कि मैं इसे थोड़ा और इसमें ऐड कर देता हूँ, इन्वॉल्विंग द coordinates coordinates and time, दैट इज हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, टाइम पे भी, टाइम का भी ये फंक्शन आएगा, इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, तो एक्स वाई जेड टी सारा इसमें दिखाना है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो अभी जो हमने पढ़ा ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना याद रहे उतना हटाओ इसको, क्योंकि फिर इसको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करोगे करेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, छोड़ो इसे हटाओ। सिर्फ आप इतना ही याद रखो, 3 पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलिटी मे ऑब्टेन टाइम एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें सारा कुछ आ गया। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, द कंस्ट्रेंट्स derived from the rigid rod, और वो हम देख रहे हैं कि एल स्क्वायर का फंक्शन है, एल स्क्वायर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये होलोनोमिक है, क्योंकि ये जो ये जो है ये एक इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा था, एल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो हम इसे एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है। नॉन होलोनोमिक का मतलब होता है, नॉन होलोनोमिक में क्या, जैसे कंस्ट्रेंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा इनइक्वलिटी के साथ। होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक में एग्जांपल लिखने के लिए बोला नहीं है, जरूरत भी नहीं है, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप नॉन होलोनोमिक का लिख लो, नॉन
holonomic. Holonomic constraint. नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट, it involves inequalities. Inequalities or are expressed in terms of velocities. Are expressed in terms of velocities. Second point, में इसे हम इक्वलिटी वाले कोऑर्डिनेट्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये भी लिख लो, दे कैन नॉट बी रिड्यूस टू cannot be reduced to an equality purely involving coordinates. Purely involving coordinates. ठीक है, तो होलोनोमिक में इक्वलिटी होगा इन्वॉल्व, मतलब इक्वल टू का साइन यूज होगा इक्वेशंस में। नॉन होलोनोमिक में इनइक्वलिटीज भी यूज होगा। ठीक है, प्योरली इक्वलिटी नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वलिटी है भी तो साथ में ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा, मतलब या तो ऐसे हो सकता है या फिर ये हो सकता है, सिर्फ ये नहीं होगा इक्वेशंस में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था बी, वो मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना कर दें तो 5 मार्क्स हो गए। और ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, पेपर है हमारा जो जून में हुआ था, तो इसे कर ही लेना चाहिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड। ठीक है, तो आज इतना ही। हैंड रिटन असाइनमेंट अगर चाहिए किसी को तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स,
अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।